दोस्तों, एक लड़का था और उम्र लगभग 27-28 साल के आसपास थी। घर पर वो अकेला था, अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। माँ उसकी इस दुनिया में नहीं थी, पिताजी थे। अपने पिताजी को खाना पीना बनाता था और वही खिलाता था। उम्र बढ़ती जा रही होती, पिता को चिंता होती है कि घर पर एक महिला आ जाए या एक बहू आ जाए, जिससे कि घर परिवार सुधर जाए और साथ ही साथ रोटी बना करके दे। दोस्तों, उसके जो रिश्तेदार होते हैं सबसे चर्चा करता है कि बेटे का ब्याह करना है, कोई अच्छी लड़की हो तो बताओ। बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो आती है, लेकिन लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आती है। एक दिन वो लड़का घर पर खाना बना रहा होता है। एक शहर का बड़ा आदमी 4 व्हीलर से उसके यहाँ पहुँचता है और पूछता है, बेटे पिताजी नहीं है क्या? वो कहता है कि पिताजी खेत गए हैं। वो कहता है कि ठीक है, पिताजी को बुलवाओ। वो लड़का जाता है, खेत से अपने पिताजी को बुलाता है। वो उसके पिताजी आते हैं। उसके बाद दोनों में बातचीत होती है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे बेटे के रिश्ते के लिए आया हूँ। तो दीपक का पिता कहता है कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, मेरे पास ना तो साबित घर है ना ही खेती है। आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं आपके बराबर का हूँ नहीं। अगर आपकी बेटी मेरे घर पर न रहना पसंद करे तब क्या होगा? तो कहता है कि इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है और आपके घर में रहेगी, बहुत खुश रहेगी। मैं चाहता हूँ कि हम आपके समधी बन जाएं और आप ये रिश्ता स्वीकार करिए। लड़की की फ़ोटो दिखाई जाती है। लड़का दीपक जो होता है वो फ़ोटो देखता है, लड़की पसंद आ जाती है। पसंद आने के बाद दोस्तों शादी तय हो जाती है। लड़की देखी जाती है सामने से भी, लड़की पसंद आ जाती है। लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, शादी ब्याह हो जाता है। शादी ब्याह के बाद जब सुहाग रात की बात आती है, दोनों पति पत्नी बिस्तर पर होते हैं। जब लड़का पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने जाता है और जो देखता है, देख करके वो बेहोश हो जाता है, दंग रह जाता है। दोस्तों, आइए जानने का प्रयास करते हैं पूरी घटना में कि वो लड़का उस लड़की के अंदर देखता क्या है। बहुत रोचक कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है, बहुत सीख देने वाली कहानी है। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, घटना बिहार के सासाराम की है। सासाराम के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया दीनानाथ। दीनानाथ का एक ही बेटा था जिसका नाम दीपक था। उम्र लगभग 27-28 साल हो चुकी थी। दरअसल जो दीनानाथ थे, इनकी पत्नी का देहांत हो चुका था एक बीमारी के चलते। तो दीनानाथ और दीपक घर पर रहते थे। दीपक खाना पीना बनाता था और दीनानाथ अपना खेती करता था, साथ साथ दीपक भी हाथ बटाता था। स्थिति ये थी कि अगर दीपक रोटी न बनाए तो दोनों को रोटी नसीब नहीं होती थी। ऐसा करते करते लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। कहीं न कहीं दीनानाथ को चिंता होने लगती है कि लड़के की उम्र भी हो रही है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, कब तक ये रोटी बनाएगा और कब तक रोटी खिलाएगा। दीनानाथ अपने सारे रिश्तेदारों से कहता है कि बेटा बड़ा हो गया, अब मुझे इसका ब्याह करना है। कोई अच्छी लड़की लेकर के आओ जो सुंदर सुशील हो और घर परिवार को संभाल कर के रखे। उसके रिश्तेदार जो इष्ट मित्र होते हैं, बहुत सारी रिश्ते लेकर के आते हैं, लेकिन जो दीपक था उसको लड़की नहीं पसंद आती थी। करीब 10-15 रिश्ते आते, लड़की नहीं पसंद आती है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि लड़की को पसंद करना, क्योंकि शादी दीपक को करना था। दोस्तों, 1 साल का और वक्त बीत जाता है, ब्याह नहीं होता है। दीनानाथ की चिंता दिन के दिन बढ़ती जा रही होती है। अचानक एक दिन दीपक घर पर खाना बना रहा होता है और दीनानाथ खेत गया होता है। दीपक के दरवाजे पर एक 4 व्हीलर आकर खड़ी होती है। उससे उस गाड़ी से 2 आदमी उतरते हैं जो प्रॉपर शहर सासाराम के रहने वाले होते हैं। दीपक से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं हैं क्या? वो कहता है कि पिताजी खेत गए हैं। तो कहते हैं कि पिताजी को बुलाओ, उनसे कुछ बात करना है। दीपक कहता है कि बताइए क्या बात है? बोले कि बेटा शादी के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर के दीपक थोड़ा सा चौकन्ना होता है। उसके बाद खेत जाता है, दीनानाथ को बुला करके लाता है। कहता है कि पिताजी चलिए, शादी के लिए कोई आया है। दीनानाथ घर आते हैं, उसको बिठाते उठाते हैं। दीपक पानी वगैरह पीने के लिए लेकर के आता है। घर की स्थिति ये थी कि खप्पर था, पूरा घर पूरा मिट्टी का बना हुआ था। दीपक के पिताजी से जब वो शादी की बात करते हैं तो दीपक के पिताजी कहते हैं कि हम तो ठहरे गरीब आदमी और आप इतने बड़े आदमी, आपकी बेटी पता नहीं हमारे घर में गुजर बसर कर पाए कि ना कर पाए। तो लड़की का पिता कहता है कि आप उसकी चिंता मत करिए, बेटी मेरी बहुत संस्कारी है और मैं जैसा चाहूँगा, जहाँ चाहूँगा मेरी बेटी उस घर पर रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ मैं तुम्हें दहेज भी दूंगा और तुम्हारा घर वगैरह सब ठीक करा दूंगा। ये बात सुनकर के थोड़ा दीनानाथ को अटपटा लगा। वो बोला कि पहले लड़की लड़का पसंद कर ले, शादी ब्याह की बात क्लियर हो जाए, उसके बाद की बात है ये सब। दोस्तों, फ़ोटो दिखाई जाती है। दीपक फ़ोटो देखता है, लड़की को पसंद कर लेता है।
नाम पूछा जाता है तो नाम रीता बताता है। कहता है कि मेरी बेटी का नाम रीता है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, सुशील है, सुंदर है और गृहिणी है, पूरा घर का काम वही देखती है। ये सुनकर के दीनानाथ को बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके की बहू हमको चाहिए बहू उसी तरीके की है। दोस्तों, लड़की देखने की रस्म होती है। ये लोग एक दिन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, लड़की देखी जाती है। दीपक रीता को पसंद कर लेता है। रीता से पूछा जाता है तो रीता कहती है हाँ मुझे भी पसंद है। अब पसंदा हो जाती है। ये होता है कि शादी की डेट रख लिया जाए। डेट रखी जाती है, 4 महीने बाद की डेट निकलती है। डेट निकलने के बाद दोस्तों, जो रीता के पिताजी थे वो दीनानाथ से कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, अब हम लोग समधी होने वाले हैं, आपकी समस्या अब हमारी समस्या है। बेटी के ससुराल पहुंचने से पहले मैं आपका घर द्वार सब ठीक करा दूंगा, इसकी चिंता आप बिल्कुल न करिए। लगभग 1 सप्ताह बाद रीता के पिताजी लेबर मिस्त्री और मटेरियल वगैरह सब गिरवा देते हैं दीपक के घर पर। काम शुरू हो जाता है। शादी के पहले पहले घर बन करके तैयार हो जाता है। धीरे धीरे करके शादी नज़दीक आ जाती है। शादी विवाह की जो रस्में होती हैं उसकी सब तैयारी करने लगते हैं। बारात का समय आ जाता है। दीपक बारात लेकर के रीता के घर पहुंचता है। ये लोग शादी गांव से करते हैं। उसके बाद दोस्तों, रात की जो शादी ब्याह की रस्में होती हैं वो सब कुछ होता है। शादी ब्याह होता है, बड़ी धूमधाम से होता है। अगले दिन रीता दुल्हन बन करके दीपक के घर आती है। सब बड़े प्रसन्न थे। दीपक के यहाँ कोई महिला तो थी नहीं, तो इसलिए शादी की जो रस्में थी वो दीपक की मौसी ने सब कुछ निभाई थी। दोस्तों, शाम का समय होता है। पति पत्नी के नए जीवन की शुरुआत का वक्त आ जाता है। रीता दुल्हन बनी, दुल्हन के जो कपड़े होते हैं पहन करके कमरे में बैठी होती है। वक्त आ जाता है दीपक के आने का। उसे बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही होती है, कहीं ऐसा ना हो कि आज उसकी पोल खुल जाए। कहीं न कहीं जो रीता थी उसके अंदर दहशत का माहौल था, लेकिन करती क्या, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ तो होना ही था, क्योंकि दुल्हन बनी है और शादी हुई है। दोस्तों, जब सुहाग रात का समय आता है, दीपक उसके साथ कुछ करने के सोचता है तो रीता उससे कहती है कि अभी जी हम ये सब कुछ करने के लायक है नहीं, ऐसा करिए कि मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। दीपक काफ़ी समझदार था। उसे लगा कि जो महिलाओं की हमेशा वाली दिक्कतें हैं वही दिक्कत आई होगी। दीपक मान जाता है। ऐसा करते करते लगभग 1 सप्ताह का वक्त बीत जाता है। 1 सप्ताह तक रीता और दीपक के बीच शारीरिक संबंध बिल्कुल नहीं होता है। जब 1 सप्ताह बीत जाता है तो दीपक कहता है कि देखो 1 हफ्ते बीत गया है, अब दूर रहना उचित नहीं है, अब हम लोगों को अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। जब दीपक ये बात कहता है तो रीता फिर डर जाती है और कहती है कि नहीं, 1-2 दिन और रुक जाओ। दीपक को बड़ा अटपटा लगा। बोला कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे मना क्यों कर रही हो। वो बोली कि बस मुझे घबराहट सी हो रही है, क्योंकि मैं कभी इस माहौल में पली बढ़ी हूँ नहीं और मुझे सब थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। तो दीपक बोला कि अच्छा लगना या न लगना वो अलग की बात है, हम पति पत्नी हैं और शादी ब्याह होता इसीलिए है। यदि हम लोग आगे का कुछ शुरुआत नहीं करेंगे तो हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा। और हर व्यक्ति शादी ब्याह इसीलिए करता है। रीता को बहुत समझाता है, जिससे कि रीता की जो घबराहट है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन रीता तो कमज़ोरी अपनी जानती थी कि असल में उसको दिक्कत क्या है, वो छुपा रही होती है अपनी कमज़ोरी। लेकिन आज जब वो उसको मना कर देती है तो दीपक जिद पर अड़ जाता है। कहता है कि अब आज तुम्हारी चलने वाली नहीं, सच्चाई क्या है ये बताओ, तुम मुझे मना क्यों कर रही हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या, या तुम किसी से प्यार करती हो तो वो भी बताओ। तो बोली कि हम ये सब चक्कर में कभी पड़े ही नहीं, बॉयफ्रेंड और किसी से बात करना, मेरी ज़िंदगी बहुत साफ़ सुथरी है। ये सुन करके थोड़ा सा दीपक को अच्छा लगा। तो दीपक पूछता कि आखिर बात क्या है, ऐसा मना क्यों कर रही हो। वो कहती कि बस यूँ ही जी, मुझे 2 दिन का और समय दो। दीपक कहता है कि मैं तुम्हें आज समय देने वाला नहीं, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया है और तुम्हें 4 दिन बाद जाना भी है। आज दीपक पूरे मूड में था और जोश में था। वो चाहता था कि आज मैं रीता के साथ कुछ करूं। रीता के साथ जब कुछ करने के लिए तैयार होता तो रीता उसे फिर मना कर दी। ये सुन करके दीपक को गुस्सा आ गया। बोला कि सच बताओ, तुम मुझे मना क्यों कर रही हो, इसके पीछे का राज क्या है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी दुल्हन और उस अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करे तो शंका सबको होती है। दीपक को शंका होने लगी, कहीं कुछ मामला जरूर है। दीपक को गुस्सा आ गया। अब वो जिद पर अड़ गया कि मुझे जानना है किस वजह से तुम मुझे मना कर रही हो, अगर तुम्हें यही सब करना था तो ब्याह नहीं करना चाहिए था। रीता रोने लगती है। दीपक उसे किसी तरीके से शांत कराता है। उसके बाद कहता है देखो, हम पति पत्नी हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ये सब कुछ करें और जीवन को आगे बढ़ाएं, संसार को आगे बढ़ाएं। रीता डर रही होती है। वो कहती है कि मुझे जो है अपनी मम्मी से बात करना है। वो कहता है ठीक है, तुम बात कर लो। अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और बताती है कि मम्मी मुझे यहाँ से किसी तरीके से ले चलो। उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि बात कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कहती बेटी हौसला रखो, डरो मत, सब कुछ अच्छा होगा, सुबह मैं तुम्हारे पापा को भेजूंगी। दीपक के सामने जब वो इस तरह की बात करती है तो दीपक कहता है कि सच्चाई क्या है, साफ साफ बताओ।
वो कुछ बता नहीं रही होती। दीपक जिद पर अड़ जाता है कि आज मुझे सब कुछ करना है। जैसे ही दोस्तों दीपक उसके साथ पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उसकी शुरुआत करने की कोशिश करता है, बड़ी जोर से दीपक चिल्लाता है और इतनी जोर से चिल्लाता है कि वो बेहोश टाइप में हो जाता है। रीता घबरा जाती है, पानी के छींटे उटे मारती है। लगभग 10-15 मिनट बाद उसे होश आता है। उसके बाद दीपक बाहर आता है और अपने पिताजी से कहता है कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूँगा। ये सुन करके जो उसका पिता होता है कहता है क्या हुआ? वो कहता है कि ये मुझे पसंद नहीं है। तो उसका पिता कहता है दीनानाथ कि तुम्हें तो पसंद थी तभी तो तुम ब्याह किए, नहीं तो ब्याह क्यों करते? बात क्या है, साफ साफ बताओ। वो कहता है कि आज 1 हफ्ता हो गया, हम दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं, और जब मैं कुछ कहता हूँ तो ये नाटक करने लगती है। अभी सब बात चलने लगी तो अपनी माँ को फ़ोन करके बता रही है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है। दोस्तों दीनानाथ भी बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो रीता जिद पर अड़ी थी कि ना, मैं ये सब नहीं करने दूंगी। बड़ी परेशानी की बात हो जाती, पूरे घर का माहौल पूरा बिगड़ चुका होता है। दीनानाथ दीपक से कहता है कि देखो बेटा, समझदारी से होशियारी से काम लो, अभी नई नई आई है, डर रही होगी, थोड़ा सा प्यार से बात करो, घबराहट हो रही होगी, उससे समझाओ कि और उसको समझने की कोशिश करो, उसको दिक्कत क्या है। दीपक फिर कमरे में जाता है और रीता से बात करने लगता है। रीता से कहता है कि तुम सच्चाई बता दो, बात क्या है, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा, जो कुछ दिक्कत होगी उसको मैं समझने के लिए तैयार हूँ। रीता कहती है कि जो मैं सच्चाई बताऊंगी तो तुम पता नहीं बर्दाश्त कर पाओ कि ना कर पाओ। तो कहता है कि बताओ तो सही, समस्या क्या है, मैं क्यों नहीं करूँगा। तो वो कहती है कि दरअसल मैं जन्म से ही एक किन्नर हूँ और ये बात मेरे माँ बाप सब जानते हैं। मेरे माँ बाप ये सारी बात सबसे छुपा करके रखे थे, और इसलिए रखे थे कि यदि किसी को पता चल गया तो किन्नर समाज के जो लोग हैं वो मुझे उठा ले जाएंगे। और तुम्हें तो पता है मैं माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, मेरे माँ बाप को कोई दूसरी संतान हुई नहीं, और मुझे भी उठा ले जाते तो पूरा घर सूना हो जाता है। मेरे माँ बाप मुझे खोना नहीं चाहते। जब ये बात दोस्तों दीपक सुनता है तो उसे चक्कर सा आ जाता है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आ गया, हंसती खेलती ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई। दोस्तों उससे बड़ा गुस्सा आता है, अब करे तो क्या करे, उसकी दुनिया तो पूरी तरीके से लुट चुकी होती है। अगले दिन अपने ससुर के आने का इंतजार कर रहा होता है दीपक। सुबह होती है, लगभग 9 बजे के आसपास दीपक का ससुर आता है। दीपक उससे गुस्से में बात करता है कि क्या तुम्हें मैं ही मिला था बर्बाद करने के लिए? जब तुम्हें पता था तुम्हारी बेटी किन्नर है तो तुम मेरे साथ ब्याह क्यों किए? रीता के पिता कहता है कि हाथ जोड़कर शांत रहिए, जो बात है उसको हम आपस में निपटा ले रहे हैं, मेरी इज्जत को मत उछालो। अगर मुझे ऐसी ही बदनामी करानी होती तो मैं किन्नर समाज को अपनी बेटी सौंप देता। दीपक के सामने जब हाथ जोड़कर खड़ा होता है तो दीपक को थोड़ा सा दया आती है। दीपक कहता है कि मुझे लेकिन इसे नहीं रखना है, मेरे ब्याह करने का फ़ायदा क्या है? क्या नौकरानी थोड़ी मुझे लाना था जो घर का काम करे? दोस्तों उसके पिता कहते हैं कि जो तुम्हारे समझ में आए वो करो, तुम्हें ब्याह करना है कर लो, लेकिन मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तब तक रीता पीछे से आती है और दीपक के कंधे पर हाथ रख कर के कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। तो दीपक कहता है कि इतनी बात तो कर दी है, चलो तुम्हारी एक बात और सुन लेता हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? रीता कहती है कि देखो, मैं बेशक किन्नर हूँ, मैं पत्नी का सुख नहीं दे सकती, ना बच्चे का सुख दे सकती हूँ। तुम चाहो तो तुम दूसरा ब्याह कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे पिताजी का मान सम्मान समाज में है और मैंने कभी उनका मान सम्मान बिगाड़ा नहीं। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। लोगों को जब ये पता चलेगा तो मेरे पिताजी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी नौकरानी बन करके रहूँगी, तुम्हारा सारा काम करूँगी, जो जो काम कहोगे सब कुछ करूँगी। तुम दूसरा ब्याह कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम अपने वैवाहिक जीवन का सुख भी लीजिए, बच्चे का सुख लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस तरीके से मुझे जो है छोड़िए मत, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत पसंद है। दोस्तों रीता की बात सुनकर के दीपक का दिल पिघल जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों 3 साल तक दीपक रीता के साथ समय तो बिताता है। चूँकि समय बीतता जाता है, संतान नहीं होती, तो गाँव घर के लोग जो है दुनिया भर के ताने उलाहने देने लगते हैं। अब किसी तरीके से दीपक अब ये चर्चा में छेड़ देता है कि उसकी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है, उसको दूसरी शादी करनी है। धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है। अब दीपक अपने लिए रिश्ता ढूंढने लगता है। एक उसको गरीब घर की लड़की समझ में आती है, जो बहुत गरीब होते हैं, देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। दीपक उनसे कहता है कि मुझे केवल लड़की दे दो, मंदिर में ब्याह कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़की वाले प्रसन्न हो जाते हैं, उनको सारी सच्चाई बता देता है दीपक पहले से कि मेरी एक पत्नी है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। लड़की वाले तैयार हो जाते हैं, दीपक मंदिर में शादी कर लेता है और पत्नी को घर ले आता है। धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है। पत्नी और पति के बीच के जो रिश्ते थे मधुर थे। रीता को भी कोई एतराज़ नहीं था। रीता बहुत खुश थी, बेशक उसकी सवत आ चुकी थी, लेकिन जो दीपक था दोनों पत्नी को बराबर प्रेम करता था। समय बीतता जाता है, दीपक को बच्चे हो जाते हैं, रीता भी उस बच्चे को प्रेम करने लगती है और यहीं से दोनों की ज़िंदगियाँ दोस्तों
अच्छे से चलने लगती है। एक समझदारी और सूझबूझ के साथ एक घर टूटने से बच जाता है। दुनिया में बहुत सारे समझदार ऐसे लोग हैं जो बहुत बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेते हैं। अगर दीपक रीता को छोड़ देता तो रीता की ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती। उसके इस फैसले से रीता के परिवार वाले भी बहुत खुश होते हैं और दीपक की बहुत मदद करते हैं, धन से, पैसे से और आदमी से। दीपक को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी एक ससुराल है। दीपक चूँकि जो दूसरी ससुराल होती है वो गरीब होती है, लेकिन रीता का जो परिवार था काफ़ी संपन्न था, बहुत मदद करता था। तो ऐसे ज़िंदगी अच्छे से गुजरने लगती है। दीपक को कहीं बाहर कमाने जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस रीता के पिता का बहुत अच्छा बिजनेस था। धीरे धीरे करके रीता के पिताजी बूढ़े हो जाते हैं और जो उसका बिजनेस था दीपक थाम लेता है। दीपक की ज़िंदगी दोस्तों चमक जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी एक फ़ैसला जो होता है वो अच्छा होता है और कभी कभी एक फ़ैसला होता है जो गलत हो जाता है। दीपक ने बड़ी समझदारी से अच्छा फैसला लिया और दोनों की ज़िंदगी बचा ली। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। आसिफ खान इंदौर मध्य प्रदेश से, असलम हार्बी वर्मा ऋषिकेश से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, सुंदरलाल हिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से, राम बहादुर सिंह छत्तीसगढ़ से, साहिद गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, सोहराब सीता, दिलीप राजपूत खंडवा, आफ्ताब अली और अरबाज अंसारी। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें, वीडियो में कमेंट करते रहें, जिससे कि आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लेता रहूँगा। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।